बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट हमने 150 एमसीक्यूज तक डिस्कशन कर ली थी, तो आज इंशाल्लाह 151 से हम 165 तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 150 में हमने पढ़ा था इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होने से हमें पता दो काम होंगे। एक तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी और मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पर चले जाएगी, और ये हमने लास्ट एमसीक्यूज में देख लिया था। अच्छा जी, 151 में कह रहा है सप्लाई कर्व ऑल्सो कॉल्ड एज। याद रखिएगा, सप्लाई कर्व प्रोड्यूसर की कर्व होती है, और प्रोड्यूसर मैक्सिमम उस कर्व में ये बता रहा होता है कि मैं कम से कम इतने पैसे चार्ज करूंगा अपने प्रोडक्ट के लिए, इससे कम पर नहीं प्रोडक्ट सेल करूंगा, जिसको हमने रिजर्वेशन प्राइस का नाम भी दिया था। तो सप्लाई कर्व को हम मिनिमम प्राइस कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कल को ये ऐसे भी आ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि डिमांड कर्व को फिर क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, डिमांड कर्व ये इंडिकेट करती है कि प्रोड्यूसर मैक्सिमम कितना विलिंग है पे करने के लिए। तो जो डिमांड कर्व होती है वह असल में मैक्सिमम प्राइस कर्व होती है, ये बात याद रख लीजिए। 152 देखते हैं। 152 में कह रहा है गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स एट। जब हमारी इकोनॉमी बूम पर होती है तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा देती है। जब हमारी इकोनॉमी बूम पर होती है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है, तो हर एक के पास पैसे भी होते हैं और हर एक बिजनेस प्रॉफिट्स भी कमा रहे होते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, क्योंकि अब हर एक विलिंग टू पे टैक्स होता है। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, ठीक है। 153 थ्री फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन किस वजह से अराइज होते हैं, हमें पता है। ये बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन स्केर्सिटी की वजह से अराइज होते हैं, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो फिर हमें ये डिसीजन लेना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है जी। 154 154 में विच टू आर द assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। बताएं कौन सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की assumptions हैं। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की assumption ही है, बल्कि ये तो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है नी। ये तो प्रॉपर्टी है उसकी। इनपुट रिसोर्सेज आर फिक्स, हम अज्यूम करेंगे कि पीपीएफ में इनपुट रिसोर्सेज फिक्स रहें, तो ये हमारी एक assumption मिल गई। फिर सेकंड assumption ये फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करेंगे कि सारी की सारी लेबर को हम यूटिलाइज करेंगे, ताकि हम पीपीएफ में जो प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर बने वो इस सारी कर्व के ऊपर एफिशिएंट बने, ठीक है जी। डेल्टा इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हमारी assumption नहीं होती। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज अगर हम करेंगे तो हम पीपीएफ तक पहुंच नहीं पाएंगे, हम इनसाइड द पीपीएफ रहेंगे, ठीक है। तो बीटा एंड चार्ली इज अवर टू assumption। 155 sovereignty of consumer from higher to lower. The word sovereignty normally usually belong to Allah Almighty। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वर्ड यूज होता है सॉवरेनिटी का नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज ए इंग्लिश लिटरेचर के तौर पर नहीं आ रहा है, एक जर्नल टर्म के तौर पर आ रहा है। तो सॉवरेनिटी की यहाँ पर हम ये इंटरप्रिटेशन करेंगे इम्पोर्टेंस, ठीक है जी। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि किस मार्केट स्ट्रक्चर में, किस इकोनॉमिक मॉडल में कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। तो हमें पता है प्लैंड में तो कंज्यूमर की कोई इज्जत नहीं होती, तो ये तो शुरू में गलत हो गया। मिक्स इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा होती है, नहीं ये भी नहीं। चार्ली, मार्केट इकोनॉमी यानी कि फ्री इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस क्या होगी, हायर होगी, सबसे ज़्यादा हाई होगी यहाँ, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी में इससे थोड़ी सी कम होगी, और प्लैंड इकोनॉमी तो बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं होगी, बहुत लोग, तो ये हाई टू लो की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट हो जाएगा और मार्केट इकोनॉमी में हाई होगी। डेल्टा देखते हैं, मार्केट इकोनॉमी प्लैंड नहीं, यहाँ पे सेंटर में मिक्स आना चाहिए था, तो अल्फा भी गया, बीटा भी गया, डेल्टा, तो चार्ली इज आवर आंसर, ठीक है। 156
ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए द डिमांड फॉर गुड बी डिक्रीज दीज गुड्स आर। उसने कहा अगर प्राइस ऑफ गुड ए ज्यादा हो जाए और प्राइस ऑफ ए ज्यादा होने से गुड बी की डिमांड कम हो जाए, बताएं सब्स्टिट्यूट गुड हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्लब गुड हैं या इंफीरियर गुड है। चलिए क्योंकि डिमांड की बात आ रही है तो अब प्राइस चेक करें, गुड ए की है और जो डिमांड चेंज हो रही है वो गुड बी की है। इसका मतलब कहानी सिर्फ दो में घूमेगी, या तो सब्स्टिट्यूट गुड होगा या तो कम्प्लीमेंट्री गुड होगा, क्योंकि प्राइस ए के चेंज होने से दूसरे की डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो या तो वो सब्स्टिट्यूट है या तो वो कम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है जी। अब देखिए हो क्या रहा है, आपको एक मैंने जल्दी शॉर्टकट सिखाया था रिवीजन में भी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड ए, तो गुड ए की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डिमांड ऑफ गुड बी डिक्रीज, तो जो डिमांड हो रही है गुड बी की वो डिक्रीज हो रही है। तो प्राइस ज्यादा डिमांड कम, नेगेटिव रिलेशनशिप बन रहा है और नेगेटिव रिलेशनशिप तो सिर्फ कम्प्लीमेंट्री गुड में होता है। सो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, ये कम्प्लीमेंट्री गुड मेरा बना। ठीक है जी, होप सो यू अंडरस्टैंड। 157 प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोडक्शन फंक्शन किन रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, यानी कि ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 का है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करती है फर्म, ये प्रोडक्शन फंक्शन के मेन दो चीजों के रिलेशनशिप है। ठीक है जी। लेबर क्या करती है, मशीनों के जरिए प्रोसेसिंग के जरिए इनपुट को आउटपुट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, ये प्रोडक्शन फंक्शन का मेन रिलेशनशिप है। 158 में सिलेक्ट एनी टू फीचर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के कोई से दो फीचर सिलेक्ट करें। नंबर 1 कंट्रोल ओवर की इनपुट, अगर की इनपुट के ऊपर कंट्रोल है तो इसका मतलब मोनोपोली करना बड़ा आसान होगा। फ्यू सेलर मोनोपोली में नहीं होते, सिंगल सेलर होते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे तभी तो मोनोपोली होगी। होमोजीनियस गुड्स, बिल्कुल गलत, ये दो अल्फा एंड चार्ली, तो हमारे पास ऑप्शन। 159 देखते हैं। 159 में क्लूजन इज अ फीचर ऑफ, क्लूजन किस मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, आपको पता है क्लूजन ओलिगोपोली में होता है और वो भी क्लूजन होता है क्लूसिव ओलिगोपोली में, तो ये ओलिगोपोली का फीचर है। ठीक है जी। परफेक्ट में नहीं होता, मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अकेला बंदा होता है। 160 अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज, फ्राइडमैन क्या कहता है जो फिलिप्स कर्व होगी, ठीक है, दिस इज द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होती है, और फ्राइडमैन कहते हैं जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होगी वो बिल्कुल वर्टिकल हो, दिस इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो कि वर्टिकल हो। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जिसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ये क्या होगी, वर्टिकल होगी, याद रखिएगा लास्ट में। ठीक है। 161 सेंट्रल बैंक रिजर्व्स एज कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, बिल्कुल सेंट्रल बैंक बिल्कुल मॉनेटरी रिसोर्सेज का कस्टोडियन होता है, हिफाजत करने वाला होता है, बिल्कुल ट्रू बात है ये। ठीक है। 162 सेंट्रल बैंक कैरी गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व, बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक इन दोनों के रिजर्व्स को क्या करता है, कैरी करता है, संभाल कर रखता है, लुक आफ्टर करता है। 163 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, बताएं इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो आपने कमर्शियल बैंक को फोकस करना है और फिर इस नॉट को लाजमी फोकस करना है, जो कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो लॉकर फैसिलिटी फंक्शन है तो मुझे नॉट चाहिए। कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व, बस यही मिल गया, ये नहीं है। तो कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व ये इस किसका फंक्शन है, ये अभी हम पढ़ कर आए, ये देखें कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व सेंट्रल बैंक। ठीक है, रिजर्व्स होने चाहिए थे। ठीक है, रिसोर्सेज लिख दे, खैर कोई मसला नहीं। बीटा ऑप्शन 163 का। 164 में अंदर 164 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव, ये यहाँ से ना लाजमी पढ़िएगा, आप जल्दी में इसको ना क्वांटिटेटिव ना पढ़ दीजिएगा,
बताएं इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कंट्रोल नॉट क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है। तो याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है, ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में से चैप्टर नंबर 12 में से एमसीक्यूज। डायरेक्ट एक्शन क्वांटिटेटिव, मॉरल परसुएशन क्वांटिटेटिव, स्पेशल डिपॉजिट क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। ठीक है जी। और होप सो डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल डिपॉजिट, मॉरल परसुएशन होते क्या है इनका आपको पता होगा। ठीक है, चलिए। डायरेक्ट एक्शन तब होता है कि जब कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की बात ना माने तो सेंट्रल बैंक उस कमर्शियल बैंक के खिलाफ एक्शन लेता है। मॉरल पोजीशन में सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक से मीटिंग करता है और उनको ये बता रहा होता है कि हमने पॉलिसीज लगानी है, यू हैव टू फॉलो दैट माई पॉलिसी। और स्पेशल डिपॉजिट में ये होता है कि कमर्शियल बैंक अपने कुछ पैसे जो है सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है। ठीक है, और उसके बदले में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, वो स्पेशल डिपॉजिट होता है। 165 165 में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। इनमें से कौन सा मॉनेटरी मेजर नॉट को फोकस करना है, फिर जो मॉनेटरी मेजर नहीं है। तो एक्सचेंज रेट, कोटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो हमें पता है कोटा और एक्सपोर्ट प्रमोशन ये दोनों मॉनेटरी मेजर्स नहीं है, ये असल में नॉन मॉनेटरी मेजर। ठीक है, तो नॉट अ मॉनेटरी मेजर मीन मुझे बताएं कि नॉन मॉनेटरी मेजर कौन है। तो कोटा नॉन मॉनेटरी मेजर है और एक्सपोर्ट भी नॉन मॉनेटरी मेजर है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टू यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे टू सिलेक्ट करने, क्योंकि एक सिलेक्ट हो नहीं सकता ना। कोटा भी सही और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करेक्ट है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे 165। अच्छा जी, चले और हमसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 166 में वो कह रहा है जे कर्व शो इम्पैक्ट ऑफ। आपको पता है जो जे कर्व बनती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्पैक्ट को शो कर रही होती है। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड, जीरो साइड, नेगेटिव साइड, और दिस इज द जे कर्व। ये जे कर्व बनती है, और ये जे कर्व कब बनती है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बनती है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था और ये शॉर्ट टर्म में फर्दर डेफिसिट हुआ और लॉन्ग रन में जाकर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अच्छा जी। 167 में आ जाए, 167 में आ जाए। वो कह रहा है कैलकुलेट जीडीपी ऑफ अ कंट्री। कंट्री की जीडीपी जो है हमने कैलकुलेट की है और जीडीपी निकली है 346230, ये जीडीपी निकली है। ठीक है ना, तो कह रहा है चेक करें क्या यही जीडीपी निकली है या कुछ और निकली है। तो मुझे जीडीपी फाइंड करनी है, तो जब मैं जीडीपी फाइंड करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसने कंट्री की एग्जामिनर ने जीडीपी दी है, तो जीडीपी आपको पता है कि जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ये जीडीपी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर सी। चलें, सी आ गया हमारे पास। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 230,000। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो जी आ गया। ठीक है, 51,750। उसके बाद कौन है, एक्सपोर्ट। आपको पता है ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, एक्सपोर्ट भी ऐड होगा। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट को ऐड कर दिया, 58650। इंपोर्ट माइनस होगा, माइनस करेंगे इंपोर्ट कितने से, 80,000 से। उसके बाद टैक्सेस को इग्नोर करेंगे। ठीक है, इससे जीडीपी तक पहुंचे, ये भी इग्नोर, डेप्रिसिएशन भी इग्नोर। कैपिटल फॉर्मेशन हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ये ऐड कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट आगे मेरे पास, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 85,830। ठीक है जी, तो बस ठीक है। इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है और इंपोर्ट को माइनस करना है। तो देखते हैं जीडीपी क्या आई। जब सबको ऐड कर माइनस किया तो ये हमारे पास जीडीपी आ गई मार्केट प्राइस के ऊपर 346,230। तो देखें एग्जैक्टली वही आई है जो हमें पहले ही बताई गई है।
तो हमने कहा ठीक है ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है, ठीक है जी। अच्छा जी हमने ये सब्सिडीज टैक्सेस क्यों नहीं लिया, हालांकि कंप्लीट फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, ये तब आएंगे जब एग्जामिनर स्पेसिफिक कहेगा कि मुझे GNP फाइंड कर दो, तो मुझे NNP फाइंड कर दो। अगर NNP तक पहुंचना होता तो फिर टैक्सेस और सब्सिडीज को कंसीडर करता, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी कंसीडर करता, क्योंकि GDP तक पहुंचना है तो GDP में CIG X - M सिर्फ यहाँ तक चीजें आ रही होती है, ठीक है जी। इवन बहुत बार क्लास में बताया भी हुआ है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में GDP पूछ रहा है तो आपने टैक्सेस को, सब्सिडी को, डेप्रिसिएशन को, और अगर नेट फॉरेन इनकम आती है सबको इग्नोर करना है। अच्छा जी 168 में आ रहा है, 168 में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन, इनमें से कौन सा कंजम्पशन का डिटर्मिनेंट नहीं है। रियल इनकम कंजम्पशन का डिटर्मिनेंट है, तो मुझे देखिए नॉट पे फोकस करना है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, लोग बोरिंग ज्यादा कर लेंगे, बैंक से लोन ज्यादा ले लेंगे, तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। फिस्कल पॉलिसी के चेंज होने से भी कंजम्पशन चेंज होती है। जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगेगी तो ऑब्वियस बात है ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ GDP का कंजम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, GDP का कंजम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि GDP तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। तो ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, ऑब्वियस बात है कि कंजम्पशन पहले आए, इनकम पहले आए, फिस्कल पॉलिसी लगे तो उससे GDP इंक्रीज होगी। तो जब GDP ज्यादा होने से कंजम्पशन ज्यादा नहीं होती, हालांकि ये इस तरह साइकिल चलता है, एक्सपेंशनर फिस्कल पॉलिसी ज्यादा, यहाँ से कंजम्पशन ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, फिर GDP ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो GDP अगर इम्पैक्ट पड़ता भी है GDP की वजह से कंजम्पशन पर, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग जो है वो अल्फा बीटा चार्ली हैं, जो कि कंजम्पशन के प्योर डिटर्मिनेंट हैं। अगर GDP मान लें इसकी वजह से कंजम्पशन चेंज भी होती है तो बड़ी वीक कंजम्पशन है, ठीक है। तो फिलहाल इस केस में GDP हमारी कंजम्पशन फंक्शन का डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा। 169 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मल्टीप्लायर इफेक्ट, किस वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। तो याद रखिएगा मल्टीप्लायर इफेक्ट तब इंक्रीज होता है जब हमारे पास MPS डिक्रीज हो जाए, ठीक है, या हमारे पास MPT डिक्रीज हो जाए, या हमारे पास MPM डिक्रीज हो जाए, ठीक है जी। सेविंग टैक्स इंपोर्ट कम, मल्टीप्लायर ज्यादा, तो इंक्रीज इन MPT गलत, डिक्रीज चाहिए अगर इंक्रीज चाहते हैं। इंक्रीज इन MPS ये भी गलत, इंक्रीज इन MPM ये भी गलत, तो बच कौन गया, डेल्टा, तो यही सही होगा। जब MPC इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात है MPS डिक्रीज होगा, और अगर MPS डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन मल्टीप्लायर डेल्टा की वजह से। लास्ट MCQs ऑफ द डे, which of the following is limitation of accelerator principle, इनमें से कौन सी एक्सीलरेटर प्रिंसिपल की लिमिटेशन है। नंबर 1 कैपिटल आउटपुट रेशियो सेम, ये लिमिटेशन नहीं है, ये अजम्पशन है, ठीक है जी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का होना, ये भी हमारे पास अजम्पशन है। क्रेडिट इज इलास्टिक, अगर क्रेडिट इलास्टिक होगा तो ही न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये भी हमारी अजम्पशन है, ठीक है जी। अच्छा लिमिटेशन क्या है, स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी हमारी लिमिटेशन है। अगर स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो हम न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, पहले अपनी स्पेयर कैपेसिटी को इस्तेमाल करेंगे, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो डेल्टा इज अवर लिमिटेशन, ये हमारी लिमिटेशन है ऑप्शन डेल्टा, ठीक है जी। तो 170 तक MCQ से डिस्कशन हमारी होगी आज की कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह 170 से ऑनवर्ड डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और ये असम्पशन लिमिटेशन अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज करते हैं। और ये जो भी वीडियो है ये बाकियों के साथ भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वजह से बाकियों को भी फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज।